कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपने अपने चैनल को ज्योग्राफी बाई ओंकार सर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि इसकी सूचना और लोगों के पास भी पहुंचे और वो अपनी तैयारी को पुख्ता करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान का जलवायु। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु, ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु के विषय में आज हमको चर्चा करनी है। और राजस्थान की जलवायु में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो ऋतुओं को लेकर के कर रहे थे। तो ऋतुएं जो हमने पढ़ी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्षा ऋतु। और आज हमको पढ़ना है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु पढ़ना है? शीत ऋतु पढ़ना है। तो देखो, शीत ऋतु के विषय में अगर हम चर्चा करें तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी चर्चा ये करनी है कि ये कब से कब तक रहती है। तो आपको कहना है अक्टूबर से नवंबर, सॉरी, अक्टूबर से फरवरी। भाई, अक्टूबर से फरवरी तक जो ऋतु रहती है उसको क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। अब प्रश्न यहां से हमारे लिए क्या क्या बन सकते हैं कि हमारे भारत में या उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु क्यों आती है। तो ये समझने वाली बात है। तो एक बात तो यहां पे आप लोग ये समझो कि हम लोग यूं कह सकते हैं 23 सितंबर, भाई कौन सा सितंबर? 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब जो सूर्य जो है वो 23 दिसंबर को भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। देखिए, भूमध्य रेखा वह रेखा है जो हमारे विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पे सूर्य जब 23 सितंबर को लंबवत चमकेगा तो एक स्वाभाविक सी बात हमारे सामने ये आएगी कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है कि सितंबर अक्टूबर में जो सूर्य है वो दक्षिणायन की ओर बढ़ता है ना। तो देखो, सीधा सा समझो इसको। यूं समझ लो, सितंबर सितंबर व अक्टूबर में
सूर्य दक्षिणायन बोल सकते हैं, दक्षिणायन की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ेगा बताओ? तो सूर्य सितंबर अक्टूबर में जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ता है। तो हमारे यहां पे भारत में सूर्य की किरणें क्या प्राप्त होती हैं? तिरछी प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होने लग जाती हैं? तिरछी प्राप्त होने लग जाएंगी। जब तिरछी प्राप्त होंगी तो हमारे जो है एक ऋतु प्रारंभ हो जाएगी जिसको कहते हैं शीत ऋतु। दूसरा प्रश्न यहां पे देखो आप लोग, यहां पे हम लोग देखें तो वो ये देख सकते हैं 22 दिसंबर, कौन सी दिसंबर बताओ? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। भाई प्रश्न क्या बना कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब ये मकर जो रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे स्थित एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, महत्वपूर्ण। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक बात सीधी सी समझ लो कि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। किसके ऊपर? मकर रेखा के ऊपर। तो जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और इस समय उत्तरी भारत या अपने भारत की बात करोगे तो यहां पे जो ऋतु होगी वो कौन सी होगी? शीत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी बताओ? शीत ऋतु। हमारे यहां पे सूर्य की किरणें हमें सबसे तिरछी प्राप्त होंगी, इसलिए यहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है और कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। दूसरी बात आप समझो यहां पे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात्रि होती है, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जहां पे हम लोग रहते हैं, हमारे क्या होगा? इस समय रात तो बड़ी होगी, रात की अवधि लंबी होगी और दिन की अवधि क्या होगी? छोटी होगी। इसलिए कहते हैं कि दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, है ना। तो ये एक विशेष बात आपको यहां पे देखने को मिल सकती है जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात देखो, ये जो हमारी जो ऋतु है कौन सी? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। इस शीत ऋतु को हम लोग क्या कर सकते हैं? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भाग कौन कौन से कर सकते हैं? तो देखो, एक तो इसका कर सकते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल। ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं। इस समय एक और चीज ध्यान रखना, भारत में शरद ऋतु होती है। भारत में इस समय कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। आपको ये ध्यान में रख लेना है ना। और इसको हम लोग कह सकते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल लौटता हुआ मानसून, है ना। और ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल होता है, तो आप एक चीज समझना, ये मानसून प्रत्यावर्तन जो काल है ये भारत में कब रहता है? तो आपको कहना है ये आपके रहेगा, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये आप लोग यूं कह सकते हो भाई, अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो समय होता है, इस समय को कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। एक इसका दूसरा पार्ट आप कर सकते हो, राजस्थान में विशेष रूप से किया जाता है,
वास्तविक वास्तविक शीत ऋतु। कौन सी ऋतु बताओ? वास्तविक शीत ऋतु। अब ये वास्तविक शीत ऋतु क्या होती है? तो भाई इस समय क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये वास्तविक शीत ऋतु जो है वो हम लोग कहते हैं मध्य दिसंबर से फरवरी। मध्य दिसंबर से कहां तक माना जाएगा? फरवरी तक माना जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है विशेष रूप से। जबकि ये मानसून प्रत्यावर्तन काल जो होता है ये आप लोग कह सकते हो अक्टूबर से मध्य दिसंबर। कौन सा बताओ? अक्टूबर से मध्य दिसंबर का काल। तो ये मानसून प्रत्यावर्तन का काल है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल का जो समय है, ये हमने कहा कि अक्टूबर से मध्य दिसंबर है, इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो देखो चर्चा करें। मानसून प्रत्यावर्तन मानसून प्रत्यावर्तन काल। और ये काल कब से कब तक रहता है? तो आपको कहना है अक्टूबर से कब तक रहेगा? मध्य दिसंबर रहेगा। मध्य दिसंबर, है ना? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अब एक बात समझना, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल है इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इस समय भारत में शरद ऋतु रहती है। बताओ कौन सी ऋतु रहती है? तो इस समय भारत में जो ऋतु होती है उसको कहते हैं शरद ऋतु। ये चीज भी आपको समझ लेनी है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे होता क्या है? दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे बन सकता है कि हम लोग इसको कह रहे हैं लौटता हुआ मानसून। मानसून क्यों लौटता है वापिस? तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो आपको यूं याद रखना है कि मानसून क्यों वापिस लौट रहा है। इसके लिए बात करें तो आपको कहना है इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। क्या करता है? लंबवत चमकता है। अब लंबवत चमकता है तो एक बात सीधी सी समझ लो, लंबवत चमकेगा तो एक बात सीधी सी क्या समझनी है? हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। कौन सा क्षेत्र विकसित होता है? इस समय हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है और भारत का ये जो पश्चिमी भाग है यहां पे क्या होता है बताओ? इस
समय भारतीय उप महाद्वीप में उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है ना, म्यांमार है, भारत है, इसमें क्या होता है इस समय भाई, सूर्य तो दक्षिणायन की तरफ बढ़ता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि तापमान कम होता है, तो वायु दाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और हवाएं जो होती है ना, वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो देखो इसमें पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर संचलित होती है। समझ रहे हो? अब पवने किधर चलेंगे? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, मतलब स्थल से जल की ओर किधर चलेंगे बताओ? स्थल से जल की ओर पवने चलना क्या कर देंगी? प्रारंभ कर देंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरी बात आपको यहां पे क्या समझनी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ये है कि ये जब ये मानसून लौटता है, इस लौटते हुए मानसून को भारत में विशेष रूप से किस नाम से संबोधित किया जाता है, या किसी मानसून के नाम से इसको संबोधित करते हैं, तो वो देखने वाली बात है यहाँ पे। तो भारत में इसको विशेष रूप से बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। भाई भारत में क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। देखो ये जो लौटता हुआ मानसून है ना, लौटता हुआ मानसून, जिसको मानसून प्रत्यावर्तन काल हमने कहा है, उसको भारत में क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। ये मानसून क्या होता है कि हवाएं स्थल से जल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। किधर चलती हैं बताओ? स्थल से जल की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। ये बात यहां पे देखने लायक है। ठीक है, तो आप देखो ये किस तरीके की ये हवाएं जो हैं वो चलती हैं। तो आपको कहना है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो देखो कैसे आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक भारत का अपन एक मैप बना लेते हैं ताकि ये चीजें हमारे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं, इस मानसून के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत है उसका मैप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप बात करोगे तो इस तरीके से हमारा जो भारत है वो हमें दिखाई देता है। और इसी भारत के विषय में हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारा भारत है। ठीक है, अब ये जो हमारा भारत है जो हमें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, अगर इस भारत के विषय में हम लोग चर्चा करें तो एक बात आपको बड़ी सीधी सी सिंपल सी आप लोग समझ सकते हो कि ये जो अपना भारत है, यहां से आप लोग ये भी कह सकते हो कि भारत के बीचों बीच यहां एक रेखा भी गुजरती है
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा उसको कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको समझनी है। अब होता क्या है, देखो हम लोग बात करें तो हमारे भारत में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कौन सी श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय। कौन है यहाँ पे बताओ, ये हमारा जो हिमालय है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, हिमालय है ना। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ट्रांस हिमालय है। कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। अब होता क्या है कि मानसून जो है वो हिमालय से टकराता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। किससे टकराता है, हिमालय से टकराता है। कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये चीज समझो, देखो होता क्या है, किस तरीके से ये होता, इस तरीके से है कि यहां पे तो हम लोग कहते हैं कौन है, अरब सागर है। कौन है, अरब सागर। और यहां पे हम लोग कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की ये खाड़ी है। ठीक है, कौन सी खाड़ी है बताओ, बंगाल की खाड़ी है। और यहां पे आप देखोगे तो ये भारत का अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक स्थिति बनेगी। दूसरा आपको ये जानना है कि इसके दक्षिण में जो है वो है कौन, हिंद महासागर। कौन सा सागर बताओ, हिंद महासागर। अब मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि दक्षिण में हिंद महासागर है, तो होता क्या है कि हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा क्योंकि सूर्य वहां पे सीधा चमक रहा है, और भारत में क्या बनेगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होगा। तो जिसकी वजह से हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो उन हवाओं का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये समझ लो। देखो उनका डायरेक्शन रहेगा ये वाला। अगर हम बात करें उनके डायरेक्शन की तो आप लोग यूं समझ सकते हो, देखो उनका डायरेक्शन इस तरीके से, ये डायरेक्शन रहेगा उनका इस तरीके से, यूं ये डायरेक्शन होगा इन हवाओं का, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो ये इस तरीके से ये हवाएं जो हैं वो चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये देखो इस तरीके से। अब इनका जो डायरेक्शन है वो बड़ा सीधा सा दिखाई दे रहा है कि भाई इनका डायरेक्शन किधर है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो ये इस तरह चल रही हैं, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हमारा जो है उत्तर पूर्वी मानसून। मतलब लौटते हुए मानसून को ही क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। अब यहां पे सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनता है, ये लौटता हुआ मानसून क्या करता है कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है। किससे करता है, बंगाल की खाड़ी से। जब ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है तो ये जो जगह है ना, यहां पे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट है। भाई यहां पे कौन सा तट है, तो आपको कहना है कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट कहां पे है, तो आपको कहना है तमिलनाडु। भाई कोरोमंडल तट कहां पे है, तो आपको कहना है तमिलनाडु में है। तो ये लौटता हुआ मानसून क्या करेगा, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगा और आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट तमिलनाडु में क्या करता है, बारिश करता है। मतलब चेन्नई में भारी बारिश होती है। कई बार चेन्नई में यहां पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहां बाढ़ आ जाती है। देखो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में वर्षा होगी, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी वर्षा होगी, है ना। कहां होगी, अंडमान निकोबार में होगी। आंध्र प्रदेश में भी वर्षा कुछ होती है इस समय। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब ये हवाएं चलती हैं तो स्थल भाग होता है, तो स्थल भाग से ये हवाएं शुष्क रहती हैं और ये आगे चली जाती है, तो यहां पे इतनी वर्षा नहीं होती है। लेकिन लौटते हुए मानसून से कभी कभार भारत में अच्छी वर्षा होती है, जो इस बार अच्छी वर्षा हुई है। राजस्थान में भी बहुत अच्छी वर्षा इस बार हुई है। तो कहने का मतलब लौटता हुआ मानसून कई बार बहुत अच्छी वर्षा कर देता है। तो ये एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां पे हम लोग बात करें तो ये तो हमने कहा कि भाई लौटता हुआ मानसून, है ना। लौटता हुआ मानसून जो है लगभग 10% के करीब वर्षा कर देता है, तो ये एक विशेष बात है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो बात करें तो देखो अगला प्रश्न हमारे लिए क्या बनता है।
अगला प्रश्न बनेगा वास्तविक शीत ऋतु। भाई कौन सी शीत ऋतु है? तो आपको कहना है वास्तविक है। तो वास्तविक है तो कब से कब तक है? तो आपको कहना है मध्य दिसंबर से फरवरी तक है। कहां तक है? फरवरी तक है। अब आप लोग के कह रहे होगे कि सर ये वास्तविकता कैसे हुई, इसको वास्तविक शीत ऋतु क्यों कहा? पहले भी आपने शीत शीत लिखा है, तो इसको वास्तविक शीत ऋतु क्यों कहते हैं? तो ये समझने वाली बात है। देखो यहां पे क्यों कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 22 दिसंबर, कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब भाई दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पे जब लंबवत चमकेगा तो स्वाभाविक सी बात है, तो वहां तो सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी और हमें क्या प्राप्त होंगी? सबसे तिरछी प्राप्त होंगी। जब हमें सूर्य की किरणें सबसे तिरछी प्राप्त होंगी तो हमारे यहाँ पे ठंड पड़ेगी भाई, ज्यादा ठंड पड़ेगी। तापमान कभी कभी तो हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और जिसको पाला पड़ना कहते हैं। कभी कभार तापमान क्या होता है? हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। देखो याद रखना, कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, जिसे पाला पड़ना कहते हैं। भाई क्या लिखा कि तापमान कभी कभी क्या होता है कि हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है, और जब तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाएगा तो उसी को क्या बोला जाएगा? पाला पड़ना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बताओ? उसको पाला पड़ना कहेंगे। ये एक विशेष बात आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरी बात देखो, जब तापमान गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान में कहीं कहीं तापमान जो है वो 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब आप यूं कह दो कि जैसे चूरू चूरू है, माउंट आबू सिरोही है, यहाँ पे तापमान काफी कम होता है। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील जम जाती है, मतलब उसका जल जो है वो जम जाता है। देखो राज्य का सबसे ठंडा जिला चूरू। भाई चूरू जिला क्या है? सबसे ठंडा है, ये ध्यान रखना है ना। चूरू जिला क्या है? सबसे ठंडा जिला है। सबसे ठंडा स्थान, तो आपको कहना है माउंट आबू सिरोही है। माउंट आबू सिरोही है। और माउंट आबू सिरोही मैंने कहा, अभी अभी कहा कि तापमान काफ़ी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे जो नक्की झील है वो जम जाती है। मतलब उसका जल जो है नक्की झील का वो जम जाता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेष बात आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तापमान यहाँ पे काफ़ी कम रहता है ना। शीत ऋतु में लगभग औसत देखोगे तो 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चर्चा की हमने। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप यहाँ पे क्या बनता है?
राजस्थान में इस समय पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य चक्रवातों के कारण, किसके कारण बताओ? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य चक्रवातों के कारण। देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य चक्रवातों से पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा, पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मतलब इस समय क्या होता है, खास करके पश्चिमी भारत में वर्षा होती है ना, शीत ऋतु में। और ये वर्षा जो है कब होती है, तो आपको कहना है दिसंबर और जनवरी, कई बार फरवरी में भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है दिसंबर जनवरी में होने वाली जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न, और ये जो मावठ होती है ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी फसल के लिए लाभदायक, रबी की फसल के लिए लाभदायक, रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ इसको? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये जो रबी की फसल होती है, गेहूं है, चना है, वहां पे ये बड़ी लाभदायक रहती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तो आप कह सकते हो कि इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से संबोधित किया जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है। मतलब आप यूं समझो कि जो भूमध्य सागर है वहां पे पछुआ हवाओं के कारण कुछ चक्रवात आते हैं, और वो चक्रवात क्या होते हैं कि जो हमारे ऊपरी वायु परिसंचरण में चलने वाली जो जेट स्ट्रीम वायु धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायु परिसंचरण, जिसको हम लोग यूं कह सकते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऊपरी वायु परिसंचरण, उन हवाओं को क्या करते हैं? भारत की तरफ लेकर के आती हैं, जिनसे हमारे राजस्थान में क्या होती है कि बारिश होती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय बर्फबारी अच्छी होती है जो कि सेब की फसल के लिए लाभदायक होती है, तो हमारे लिए माउट होती है जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो उसके बाद में हमें देखना है जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। क्या देखना है बताओ? तो हमें जलवायु का सामान्य वर्गीकरण देखना है। ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे अगर सामान्य वर्गीकरण की हम लोग बात करें, किसकी? जलवायु की, तो सामान्य वर्गीकरण की हमें चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। तो सामान्य वर्गीकरण में हम लोग जो है इसकी चर्चा करें तो राजस्थान को जो है विशेष रूप से डिवाइड किया जाता है कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया जाता है।
और यही हमारे लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो देखो जो 5 भागों में डिवाइड किया गया है वो 5 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये जान लो। नंबर 1 आएगा शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 आएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 3 आएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 4 आएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नंबर 5 आ जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो एक चीज तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी समझ लो कि भाई ये जो पार्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको कह सकते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसको कह सकते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश, और इसको कह सकते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसको कह सकते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या कह सकते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक बात तो बड़ी सीधी सी समझो, सेकंड ग्रेड में सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो आपको कहना है राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये 5 जलवायु प्रदेश हमारे सामने हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अब देखो यहां पे हम लोग अगर बात करेंगे तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात इनके विषय में हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो देखो यहां पे आपको ये जो है ये जो रेखा है ये आपको यूं समझना है, और आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ये जो है 25 सेमी या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा है। क्या है बताओ? 25 सेमी या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा, क्योंकि ध्यान क्या रखना है, एक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे क्या बनेगा, तो वो प्रश्न आपको ये बनाना है, भाई शुष्क जलवायु प्रदेश है कौन सा? तो ये वाला प्रदेश है, ये वाला प्रदेश। तो इसमें कौन शामिल हो रहा है? जैसलमेर। भाई यहां पे कौन है? देखो शामिल किस किस को कर रहे हो, एक तो यहां पे आएगा कौन? जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। एक उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। एक आ जाएगा पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर। तो एक बात तो बड़ी सीधी सी आप लोगों के सामने है कि यहां पे आपको कहना है ये दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी जो है वो बाड़मेर का भाग इसमें शामिल होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि देखो इस प्रकार की जो जलवायु है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है वो कौन सा होगा? बीकानेर। देखो बीकानेर पूरा इसमें शामिल हो रहा है,
तो ज्यादा विशेषताएं इस क्षेत्र की कौन रखेगा? बीकानेर रखेगा। मतलब शुष्क जलवायु की विशेषताएं ज्यादा कहां मिलेंगी हमको? वो बीकानेर में मिलेंगी। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है ना। यहां की मृदा कैसी है? तो आपको कहना है बालू रेत है। तो यहां अगर यहां पे आप लोग बात करोगे तो एक बात समझ लो, वनस्पति कैसी होगी यहां पे? तो आपको कहना है मरुद्भिद। कौन सी बताओ? मरुद्भिद। या इसको क्या बोला जाता है? जीरो फाइट बोला जाता है। भाई यहां जो वनस्पति पाई जाएगी उस वनस्पति को क्या कहा जाएगा? मरुद्भिद या जीरो फाइट कहा जाएगा। ये चीज भी ध्यान में रख लेना है। भाई क्या कहोगे उसको? मरुद्भिद या जीरो फाइट कहोगी, जो कि यहां वनस्पति पाई जाएगी जिसकी पत्तियां होंगी छोटी छोटी, और पत्तियां छोटी होंगी और जड़ें क्या होंगी? गहरी होंगी, और कांटे क्या होंगे? बड़े होंगे। देखो जल स्रोत ज्यादा न होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेड़ों ने अपनी पत्तियां तो क्या कर ली? छोटी, और कांटे कर लिए बड़े। समझ में आई ना बात? तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बनती है। दूसरी बात, वर्षा औसत क्या रहता है? वर्षा औसत, तो ध्यान रखना यहां पे जो वर्षा औसत रहता है वो लगभग अगर देखोगे तो 0 से 20 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है बताओ? 0 से 20 सेंटीमीटर यहां पे क्या रहता है? वर्षा औसत रहता है ना। और यहां पे आपको रेतीली ब्लूई मृदा देखने को मिलेगी। कैसे बताओ? रेतीली बलुई मृदा आपको यहां पे देखने को मिल सकती है, जिसको आप वर्टी सोइल एरिडी सोइल मृदा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एरिडी सोइल मृदा भी इसको कह सकते हो। तो ध्यान रखना। तो ये क्षेत्र कौन सा है? हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जैसलमेर करेगा, क्योंकि ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? यहाँ पे जैसलमेर का है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ज्यादा विशेषताएं यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी। तो ये एक विशेष प्रश्न हमने यहाँ पे देखा। दूसरा प्रश्न हम लोग आगे बात करें तो ये विस्तारित है इस क्षेत्र में। तो आगे की जो चर्चा हम लोग करें तो एक चीज यहाँ पे आप लोग और समझ सकते हो, ये जो शुष्क प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। तो यहां पे देखो ग्रीष्म ऋतु का तापमान क्या रहता है? तो तापमान क्या रहेगा यहां पे? तो आपको कहना है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब ये कब रहेगा? ग्रीष्म ऋतु में, है ना। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहेगा? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यही तापमान अगर आपको शीत ऋतु में देखना है, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु का औसत तापमान, औसत है ये, है ना। तो आपको कहना है ये 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। कितना? 8 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है। मतलब ये आप यूं कह सकते हो 8 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब कई बार तो यहां पे माइनस में भी तापमान चला जाता है। तो ये चीज आपको यहां पे समझ लेनी है। ठीक है, आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रदेश है हमारे पास अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो देखो अर्ध शुष्क प्रदेश की अगर बात करोगे ना तो ये यहां पे आपको सीधे सी दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, और यहां पे आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा सीधा सा। आप यूं समझ लो, देखो ठीक है। ये जो प्रदेश है इसी को क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। तो अर्ध शुष्क प्रदेश को जो है हम लोग यूं समझ सकते हैं कि देखो यहां पे
यूं समझो औसत वर्षा कितनी रहेगी? 20 डिग्री, सॉरी 20 से 40 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा देखो, वनस्पति क्या रहेगी? तो कहना है स्टेपी। कौन सी रहेगी? स्टेपी रहेगी। वनस्पति कौन सी रहेगी बताओ? स्टेपी रहेगी। ये चीज भी आपको समझ लेनी है। दूसरा यहां पे क्या याद रखना है आपको? दूसरा ये याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान क्या कहना है? तो ये कहना है आपको 36 डिग्री सेल्सियस से 40 या 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दूसरी बात, ये जो तापमान है ग्रीष्म का है, और शीत ऋतु का तापमान जो होता है वो क्या रहता है? तो आपको कहना है ये जो तापमान रहेगा वो आपके पास होगा विशेष आप यूं कह सकते हो 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये तापमान रहेगा कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तो ये समझना है। दूसरा देखो, इसमें क्या है, आप किसको शामिल करोगे? तो आपको कहना है इसका विस्तार। तो आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है, गंगानगर आ जाएगा। गंगा नगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ क्या आएगा बताओ? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर का कुछ भाग है, झुंझुनू का कुछ भाग है, नागौर है। नागौर के बाद में आप लोग कह सकते हो जोधपुर भी आ रहा है, पाली है, जालोर है ना। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पाली है, जालोर है। तो ये सभी जो है वो किस में आते हैं? कुछ भाग, बीकानेर का पूर्वी भाग, बीकानेर ये भी आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये जो जलवायु है ना, इसमें ज्यादा विशेषताएं जो हैं, विशेष बात करूं यहाँ पे, तो ज्यादा विशेषताएं इसकी देखने को मिलेंगी हमें कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ देखने को मिलेंगी? जोधपुर में इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो इसमें क्या है, तो आपको कहना है ये वाला क्षेत्र, ये वाला, यहां से आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये विशेष रूप से इस प्रकार की जलवायु की विशेषता रखता है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला प्रश्न, औसत वर्षा क्या होगी यहां पे? तो आपको कहना है औसत वर्षा यहां पे रहेगी, वो रहेगी 40 से 60 सेंटीमीटर, है ना। और ग्रीष्म ऋतु का तापमान ये क्या रहेगा? तो आपको कहना है 30 से 36
डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना, 30 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा ग्रीष्म ऋतु में। उसके बाद में जो शीत ऋतु है उसका जो तापमान रहता है, तो आप यूं कह सकते हो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, ये समझ सकते हो। और एक और प्रश्न बनेगा, वनस्पति। देखो यहां की वनस्पति भी कैसी होगी, स्टेपी प्रकार की होगी, है ना, स्टेपी प्रकार की, धोक प्रकार के वृक्ष आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, है ना। और एक और चीज समझना, इस प्रकार के जलवायु का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, जयपुर। तो इसमें मुख्य रूप से हमने किसको शामिल किया, देखो एक तो जयपुर आ जाएगा, इसका विस्तार अलवर में है, ठीक है, अलवर में है, और कुछ सीकर झुंझुनू में भी है, अजमेर, अजमेर है, और यहाँ पे कुछ राजसमंद का पार्ट है, ये देखो सिरोही आ जाएगा, कौन सा, सिरोही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ जैसे अपना भरतपुर है, ये दौसा है ना, ये यहाँ पे भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ये पाली का जो कुछ भाग है ये सिरोही का भाग है, और यहाँ पे अजमेर है, ये सीकर है, और ये झुंझुनू है, ये अलवर है। इसका भी कुछ भाग यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है, विशेष। दूसरा देखो यहाँ पे मैं बात करूं अगला, तो अगला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट नंबर 4। ये देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 4 नंबर जो पॉइंट है उसको बोला जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। बोलो कौन सा प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और अगर आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर आप लोग बात करोगे तो ये आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है ये मुख्य रूप से देखो, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अरावली के पूर्व में है ये ज्यादातर इसका पार्ट। और एक चीज समझ लो यहाँ पे औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी रहती है, तो आपको कहना है 60 से 80 सेंटीमीटर। दूसरा है ना, वनस्पति कौन सी होगी, तो आपको कहना है मिश्रित पतझड़, मानसूनी वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वन, मानसूनी वनस्पति यहां पे देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान क्या रहेगा। भाई ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान क्या रहेगा, तो आपको कहना है यहाँ पे ये लगभग आप लोग कह सकते हो 28 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, है ना। और एक और चीज समझना, शीत ऋतु का औसत तापमान, शीत ऋतु का जो औसत तापमान है वो कितना रहेगा, तो आपको कहना है वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा, 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। और यहाँ की जो मृदा है, मृदा तो आप कह सकते हो जलोढ़, कांप, कच्छारी है, ये भी कह सकते हो। ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, उपजाऊ है। तो बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है आप लोगों के लिए, वो ये है कि देखो यहां पे विशेष रूप से आपने किसको शामिल किया, ये भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, उसके बाद में आप लोग कह सकते हो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद में आप लोग कह सकते हो टोंक है, टोंक के बाद में चित्तौड़ है, कौन सा, चित्तौड़ है, उदयपुर है, राजसमंद है। ये सभी जिलों में इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। कौन सी जलवायु का, तो आपको कहना है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है।
दूसरा प्रश्न देखो इसमें क्या है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये वाला प्रदेश जो है इसको क्या कहते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब इस प्रदेश के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक सीधी सी बात समझ लो, औसत ताप, देखो औसत वर्षा, औसत वर्षा क्या रहती है? तो लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरा आप लोग ये जान लो यहां पे जो है वनस्पति कौन सी होगी? तो कहना है सवाना तुल्य। कौन सी? सवाना तुल्य वनस्पति यहां पे देखने को मिलेगी, तो ये भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर यहां पे बात करो तो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बता सकते हो क्या रहेगा? तो आपको कहना है ये 30 से डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भाई 30 से कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का औसत तापमान रहता है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, दूसरा प्रश्न आपको ये देखना है कि शीत ऋतु का औसत तापमान क्या है? शीत ऋतु का औसत तापमान क्या रहेगा? तो आपको कहना है यहाँ पे शीत ऋतु का जो औसत तापमान है वो लगभग आप कह सकते हो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के करीब। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है। और दूसरी देखो यहाँ पे जो मृदा है, मृदा मृदा यहाँ पे आपको कैसे मिलेगी? काली और लाल, है ना। इसमें शामिल किस किस को किया है भाई? ज्यादा वर्षा हो रही है तो शामिल किसको कर रहे हैं? यहाँ पे देखो बारा है, कोटा है, भीलवाड़ा है, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और कुछ भाग उदयपुर का है, कुछ भाग, है ना, कुछ भाग किसका होगा? उदयपुर का। और ये इस प्रकार की जो जलवायु है वो ज्यादा विशेषता कौन रखता है? तो आपका भीलवाड़ा रखता है। कौन सा रखता है? भीलवाड़ा। तो देखो आज हमने जो बात की है वो राजस्थान की सामान्य वर्गीकरण किया है, जो कि हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। मतलब उसको हमने जो है 5 भागों में विभाजित करके पढ़ा है। और अगली जो अपनी कक्षा रहेगी उस कक्षा में अपन लोग बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, जो कि उन्होंने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया है कोपेन ने। तो कोपेन से संबंधित बहुत ही रोचक बातें अपन करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, या आप जो है कंप्यूटर अनुदेशक पढ़ रहे हो, एलएसए पढ़ रहे हो, या आप लोग पटवार का एग्जाम दे रहे हो, ग्राम सेवक का एग्जाम दे रहे हो, महिला सुपरवाइजर का दे रहे हो, किसी भी प्रकार की राजस्थान के आरएस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार की राजस्थान की परीक्षाओं के लिए जो आप लोग उसको देखोगे तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो आज जो हमने जो चर्चा की है विशेष रूप से राजस्थान की जलवायु का जो है वो सामान्य वर्गीकरण हमने देखने की कोशिश की है। और सामान्य वर्गीकरण को हमने कितने भागों में बांटा है? तो आपको कहना है 7 भागों में, सॉरी 5 भागों में हमने डिवाइड करके उसको पढ़ा है। 5 भाग हमने पढ़े और उसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो मानसून जो है प्रत्यावर्तन काल, और एक वास्तविक शीत ऋतु हमने पढ़ा था। तो ये एक विशेष बात हमने वहां पे की थी, जो कि हमारी परीक्षा के लिए, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो सकता है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये
कहूँगा कि भाई जो आप लोग जो पढ़ रहे हो ज्योग्राफी बाई ओंकार सर, मतलब आप जो ओंकार सर से जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पे पहुंचे। और ये जो क्लासें आप लोग पढ़ रहे हो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, हम लोग भी उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप लोगों का प्यार जो है वो हमारे साथ यूं ही बना रहे। और आज हम लोग अपनी कक्षा के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।